नमस्कार साथियों। आज यूनिट 3 से बात करते हैं एक एमसीक्यू की। और आप इससे जान सकते हैं कि आपने अभी अभी तक यूनिट 3 में क्या क्या सीखा समझा है और उसमें से आप कितने प्रश्नों को ठीक कर पा रहे हैं, कितनी बारीकी से आपने अध्ययन किया है, उसे आप आज जांच पाएंगे। वैसे भी आप जानते हैं जो नई तरह की शिक्षा है वो आउटकम बेस्ड लर्निंग है, यानी जो हमने अचीव किया, कितना समय हमने पढ़ने में दिया, कितने लंबे नोट्स बनाए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमने अंततः उसमें से क्या आत्मसात किया, ये महत्वपूर्ण है। साथ में करते चलेंगे प्रैक्टिस। तो देखें, ये है आज का पहला प्रश्न। ई लर्निंग किस प्रकार की पहुंच प्रदान करता है, ये कैसी एक्सेस हमें देता है। ई लर्निंग सीमित पहुंच, वैश्विक पहुंच, केवल शहरी क्षेत्रों में पहुंच और केवल ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच। आप जानते हैं ई लर्निंग को हम यूनिवर्सल लर्निंग भी कहते हैं, यानी ये वैश्विक पहुंच प्रदान करता है हमें। पूरी दुनिया में हम कहीं भी चीज़ों को देख सुन समझ सकते हैं इसके आईसीटी के माध्यम से या ई लर्निंग के माध्यम से। आगे एक प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, और इस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को एलएमएस कहते हैं, आप जानते हैं। और ये एलएमएस क्या होता है, जो टीचर्स और स्टूडेंट को सीखने में मददगार, सीखने सिखाने में सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से मददगार होता है। गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ब्लैक बोर्ड, एडोब फोटोशॉप, इनमें से ब्लैक बोर्ड जो है ये सीधे सीधे सीखने से संबंधित है। शिक्षा में आप लोग उत्तर देते चलिए अपने अपने आप से, और फिर कहाँ गलत हो रहा है उसे देखिए। देखिए, अब मैं बीच में बोल रहा हूं तो आपका ध्यान लेकिन प्रश्न पर ही है, मेरी बातों पर भी ध्यान दीजिए। प्रश्न देखिए, शिक्षा में आईसीटी के उपयोग में छात्रों में कौन सा कौशल विकसित होता है, ऐसा होगा, कौन सी कौशल विकसित होती है, किससे, आईसीटी से कौन सा कौशल विकसित होता है। व्यायाम कौशल, प्रोग्रामिंग कौशल, अनुसंधान और विश्लेषण कौशल, कृषि कौशल। तो इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप प्रोग्राम कौशल करेंगे, नहीं, अनुसंधान और विश्लेषण कौशल, रिसर्च और एनालिसिस, ये स्किल डेवलप होता है आईसीटी के प्रयोग से। ठीक। अच्छा, शिक्षा में शैक्षिक एप्स यानी टीचिंग एप्स जो होते हैं का उपयोग होता है। खेल खेलना, फिल्में देखना, सीखने के अनुभव को बढ़ाना, ऑनलाइन खरीदारी करना। तो जो लर्निंग एप्स होते हैं वो किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, टीचिंग ऐप, सीखने के अनुभव को बढ़ाना, लर्निंग एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और शिक्षा में आईसीटी के उपयोग का एक प्रभाव क्या है, आईसीटी यूज होने से क्या होता है, ध्यान की कमी आती है, प्रेरणा मोटिवेशन घटता है, सीखने की प्रक्रिया का व्यक्तिगतकरण होता है, केवल मौखिक कौशल का विकास होता है। तो मैंने आपको कहा था डिजिटल लर्निंग मतलब इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, यानी सीखने की प्रक्रिया का व्यक्तिगतकरण हो जाता है। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग ये वीडियो बनाते हैं, किस समय हम बनाते हैं, किस समय आप देखते हैं, कैसे आप देखते हैं, लेट कर देखते हैं, बैठ कर देखते हैं, नोट्स बनाते हुए देखते हैं, हर किसी का अपना अपना तरीका है। मतलब यही एक चीज है, एक ही प्रकार की क्लास आपको मिल रही है, लेकिन सब लोग उसको अलग अलग तरह से देख सुन समझ रहे हैं, और वही आपका आउटकम बनेगा, यानी रिजल्ट बनेगा। जैसे आप उस स्टडी मटेरियल का यूज कर रहे हैं, ये आपको जो ये क्लासेस मिल रही हैं, ये इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो रहा है। तो ये आईसीटी जो है इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ एजुकेशन करता है। शिक्षा में ई लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, केवल परीक्षा प्रबंधन, केवल ऑनलाइन पाठ्यक्रम, शिक्षा का डिजिटलीकरण, केवल शिक्षक प्रशिक्षण, सभी में लगा है केवल, और केवल एक ऑप्शन ऐसा छूटा, यही होगा, केवल एक निगेटिव सेंटेंस बनाता है एग्जाम हॉल में, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रायः 99% प्रश्नों में ये उत्तर गलत होता है, ये ऑप्शन गलत होता है 99%, 1% में एक्सेप्शन हो सकते हैं। शिक्षा में क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा संग्रहण और साझा करने के लिए, केवल परीक्षा प्रबंधन के लिए, केवल पुस्तकालय के लिए, केवल शिक्षक। अब तो आप समझ गए, अगला प्रश्न भी वैसा ही आ गया। तो 7 का उत्तर ए, डेटा संग्रहण होता है क्लाउड कंप्यूटिंग, मतलब ये जो जहां से आप देख पा रहे हैं इन वीडियोज को, ये जो पीडीएफ है उनको, ये कहीं हमारे पास तो स्टोर है, लेकिन जब हम इसे अपलोड करते हैं तो ये कहीं किसी सुपर कंप्यूटर में स्टोर होता है, जहां से आप इसका डायरेक्ट एक्सेस ले रहे होते हैं, और उसी सुपर कंप्यूटर में स्टोर करने का हमारी तरफ से ढेर सारा पैसा उनको देना पड़ता है, जिसका पेमेंट अच्छा खासा जाता है एप्स को उस सुपर कंप्यूटर में स्टोरेज बनाने के लिए।
ठीक है। तो देखें, इसमें डेटा संग्रहण होता है और साझा करने की अनुमति मिलती है क्लाउड कंप्यूटिंग से। आईसीटी का उपयोग शिक्षा में किसके लिए नहीं किया जा सकता है? वर्चुअल क्लासरूम के लिए, छात्रों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए, वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने के लिए, खेल गतिविधियों के लिए। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज नहीं हो सकती हैं इसमें, ये आईसीटी की। बोला कहाँ हम फुटबॉल खेलने को कहाँ कहेंगे बच्चों को, जब वो बच्चे हैं ही नहीं, वो ऑनलाइन में हैं, तो हम नहीं कह सकते, इसमें इसका उपयोग नहीं होता है। ये प्रश्न दूसरी भाषा में फिर पूछा जाएगा आगे चल के। शिक्षा में डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड का मतलब इसका मतलब हुआ डिजिटल पृथक्करण, लोगों को अलग अलग करना का क्या अर्थ है? डिजिटल डिवाइडेशन कहते हैं, एक शब्द आता है, तो उसे ध्यान रखिएगा। तकनीक का अत्यधिक उपयोग करना, तकनीक तक पहुंच में असमानता, तकनीक की अधिक लागत, तकनीक के नकारात्मक प्रभाव। क्या होगा आंसर? ये बी आंसर है। तकनीक तक पहुंच में असमानता, जैसे किसी के यहाँ नेट कम आता है, किसी के पास मोबाइल अच्छा नहीं है, कोई लैपटॉप प्रयोग नहीं कर सकता, या किसी को ये ऑपरेट करना नहीं आता, तो ये डिजिटल डिवाइड होता है जनरेशन का। पूरी पीढ़ी अलग अलग हो जाती है। अगर हम डिजिटली अवेयर हैं और डिजिटली एक्सेस हमारे पास है, पहुंच है, तो हम शिक्षा को समान रूप से ग्रहण कर सकते हैं। और डिजिटल लर्निंग का यही एक नुकसान है कि लोगों के बीच असमानता को पैदा करता है। ठीक है, जो लोग ऐसे आपकी तरह से इन चीज़ों तक पहुंच पा रहे हैं, वो तो एक वेल क्वालिटी एजुकेशन ले ही रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको देखें। तो कंपटीशन में आपने आधे से ज्यादा भीड़ को तो पहले से ही छोड़ दिया है पीछे। ठीक है, कौन सी प्रणाली छात्र मूल्यांकन के लिए उपयुक्त है? मूक, ईआरपी, एसआईएस और सीएडी। तो मूक तो आप जानते हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, और ये है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है ईआरपी, और ये है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और ये सीएडी है कंप्यूटर एंड एडेड डिजाइन। तो इसमें से एसआईएस का उपयोग मूल्यांकन के लिए किया जाता है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, बच्चों की इंफॉर्मेशन जहां रखी जाती है, ये एसआईएस शब्द आपके सामने प्रयोग होगा। कौन सा टूल वर्चुअल क्लासरूम के लिए उपयुक्त है? गूगल डॉक्स, जूम, टिंकरडैक, स्क्रैच। ये कौन सा टूल वर्चुअल क्लासरूम कहाँ आती है इसमें से जरा देखें। वर्चुअल क्लासरूम मैंने आपको कराया है, कहाँ आती है इसमें से? वर्चुअल क्लासरूम जूम में होती है, जैसे जूम मीटिंग होती है। ठीक है, गूगल मीट भी होता है, वो ऑप्शन नहीं है उसमें। गूगल मीट नहीं है, देखिए गूगल डॉक है, ये गूगल डॉक मतलब डॉक्यूमेंट। आईसीटी का प्रयोग किसके लिए किया जा सकता है? शिक्षण और सीखने के लिए, परीक्षा के लिए, छात्रों की प्रगति ट्रैक करने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। ये तो आगे वैसे भी आपकी नज़र उसी ऑप्शन में रहती है कि जिसमें उपरोक्त सभी आपको मिले, जैसे दिखे और आप टिक करें। ठीक है, पर एक बार मैंने आपको पिछली बार एक दो प्रश्नों में ऐसा दिखाया था ना कि वो नहीं भी होता है। शिक्षा में डिजिटल लर्निंग का मुख्य लाभ क्या है? उच्च लागत, व्यक्तिगत सीखने की गति, और अधिक शिक्षक छात्र अनुपात, अधिक किताबें। डिजिटल लर्निंग का लाभ पूछा है, क्या लाभ है इसका? व्यक्तिगत सीखने की गति, मतलब एवरी इंडिविजुअल की जैसे जैसे सीखने की गति है वैसा वैसा सीखता है। उपलब्ध सब कुछ है, जो अभी मैं ऊपर कह रहा था आपको, डिजिटल डिवाइड कर देता है। जो डिजिटली हम लोग कितना ज्यादा ले पाते हैं, ये हम पर है। ठीक है, अच्छा, कौन सी तकनीक शिक्षक छात्र संवाद को बढ़ावा देती है? ईमेल, ब्लॉग, चैट रूम और उपरोक्त सभी। इनसे टीचर और स्टूडेंट की बीच कनेक्टिविटी सबसे बढ़ती है, ईमेल से भी, ब्लॉग से भी, चैट से भी, इन सभी से। आंसर हो गया डी। और ये शिक्षा में उपयोग की जाने वाली किस प्रणाली में ऑनलाइन पाठ्यक्रम संचालित होते हैं? सीएमएस में, एलएमएस में, और सीआरएम में, और ईआरपी में। ये बार बार अब आपके सामने आने वाले शब्द हैं, तो किसमें उपयोग की जाने वाली ऑनलाइन पाठ्यक्रम संचालित कहाँ होते हैं, ये आपको बताना है। तो बताएंगे एलएमएस, जिसकी बात मैं अभी आपसे कह रहा था, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जहां बच्चों के बारे में भी डेटा रहता है, बच्चों का मूल्यांकन भी होता है। ये एलएमएस इसीलिए मैंने कहा नोट कर लीजिए, आगे काम आएगा। फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, हमारी एमसीक्यू की सीरीज और आपका बनाया हुआ नोट्स ये पूरक है, और अभी हम एग्जाम तक इतनी प्रैक्टिस कर डालेंगे। अपनी तरफ से कोशिश ये करेंगे कि कुछ भी ना छूटे, एग्जाम हॉल में कोई भी जो प्रश्न आ सकने की संभावना लिए हुए हो उसमें से कुछ भी ना छूटे। बाकी मैंने आपको कहा एग्जामिनर किस तरह से प्रश्न पूछेंगे नहीं पता, ठीक है, लेकिन हम अपनी तरफ से मैक्सिमम प्रिपरेशन करेंगे। और कहते हैं ना कि जो युद्ध के लिए हर तरह की रणनीति को अपना चुका होता है वो युद्ध में पराजित नहीं होता है। मतलब आप वो लोग हैं जिसे हम अभिमन्यु की तरह
सातवें व्यूह में भी सोने नहीं देंगे जिसकी माँ को, तो उसे वो 6 चक्र के बाद 7वें चक्र को भी भेदना आएगा। इसलिए एक भी पल आपको रुकना नहीं है। 7वां चक्र यही एमसीक्यू वाला चक्र है। इसके बाद एक और है जिसमें हम ओएमआर भरना सीखेंगे, वो एक अलग चीज है और वो अंत में मैं आपको उस पर डिस्कस कराऊंगा और बहुत बारीकी से करेंगे। असल में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोल रहा हूं आपको, मेरिट में आने वाले लोगों में, मतलब जो मेरिट में आ सकते हैं उसमें 50% से ज्यादा लोग ये ओएमआर सीट भरना नहीं जानते, इसलिए फेल होते हैं। वो बताऊंगा आगे कैसे होगा। कौन सी तकनीक सीखने के व्यक्तिगत अनुभव को बेहतर बनाती है? एआई, एमएल, वीआर, ओईटी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओटीई कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसे कहते हैं, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इनमें से कौन सी चीज है जो व्यक्तिगत अनुभव को, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा बनाती है? तो इसका आंसर है वीआर, वर्चुअल रियलिटी। आईसीटी का उपयोग किस प्रकार की शिक्षा के लिए अधिकतर किया जाता है? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक, दोनों, तकनीकी शिक्षा। यहाँ पर कंफ्यूज होने का पर्याप्त आपको स्थान दिया गया है। हमें यह लगेगा कि तकनीकी शिक्षा में इसका प्रयोग किया जाता है, जबकि औपचारिक और अनौपचारिक में तकनीकी शिक्षा भी आती है, इसलिए हम कहेंगे दोनों में ही इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? आईसीटी का, औपचारिक में भी अनौपचारिक। शिक्षा में फ्लिप्ड क्लासरूम क्या है? फ्लेक्स एंड फ्लिप्ड क्लासरूम हमने पढ़ा था ना, ब्लेंडेड टीचिंग में, मिश्रित शिक्षण में। तो शिक्षकों का ऑनलाइन लेक्चर देना, छात्रों का कक्षा में लेक्चर लेना, पहले घर पर अध्ययन करना और कक्षा में चर्चा करना, केवल प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा। क्या होगा आंसर? सबसे लंबा वाला ऑप्शन। संयोग से वही ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। देखिए इसमें क्या लिखा है, छात्रों का कक्षा में लेक्चर लेना, ये तो ऑफलाइन टीचिंग हो गई। शिक्षकों का ऑनलाइन लेक्चर देना, ये केवल ऑनलाइन हो गया। इसमें देखो दोनों बातें कही हैं, इसी को कहते हैं फ्लैक्स एंड फ्लिप्ड क्लासरूम। अच्छा, एक प्रज्ञाता गाइडलाइन किसके द्वारा जारी की गई? ये प्रश्न पढ़ा था ना प्रज्ञाता, जिसमें आपके रिफिसल नोट्स अलग से दे दीजिए, बहुत लंबा हो गया वही वाला। ये एनसीईआरटी ने जारी किया था, आपको याद है ना, कोविड के दौरान कैसे ऑनलाइन टीचिंग करनी है, पढ़ना पढ़ाना है, उसके बारे में। प्रज्ञाता गाइडलाइन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन शिक्षा के लिए दिशा निर्देश प्रदान करना, शिक्षा पैटर्न बदलना, शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित करना, पाठ्य पुस्तकों का वितरण करना। सर आपको पहला ऑप्शन पता चल गया कि सही आंसर है, तो बाकी को क्यों पढ़ रहे हैं? इसीलिए ताकि आपको हैबिट डेवलप हो जाए। एग्जाम हॉल में सभी पढ़ने हैं, ऊपर वाला एक ठीक भी लगे तब भी सब पढ़ने हैं। हो सकता है ऐसा हो कि ऊपर वाला एक ठीक हो, बाद में बी और सी भी ठीक हो और अंत में एक डी दिया गया हो, उपरोक्त में से सभी ठीक है। और या सीटेट वाले पैटर्न पर दिया गया हो, ऊपर वाला भी ठीक हो, मतलब ए बी सी तीनों ठीक हो, लेकिन डी में सब कुछ इंक्लूड हो, तो डी ऑप्शन होता है ऐसे में। इसलिए सबको पढ़ने की आदत बनानी है आपको। प्रज्ञाता गाइडलाइन में शिक्षकों को कितने प्रकार की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी गई है? तो प्रज्ञाता की स्पेलिंग में 8 अल्फाबेट है, आपको याद है ना, तो वो 8 गाइडलाइन है। आगे, प्रज्ञाता गाइडलाइन के अनुसार ऑनलाइन शिक्षा के लिए प्रतिदिन कितने घंटे का समय निर्धारित किया गया है? किसके लिए? ऑनलाइन शिक्षा के लिए प्रतिदिन कितने, और कक्षा है 1 से 8 तक। याद है आपको? बताइएगा। मैंने वो 3 कैटेगरी में हमने देखी थी ना क्लासेस, 1 से 8 तक और 9, 10 और 10वीं 12वीं 11वीं 12वीं, ऐसा। ये इसके लिए हमने कहा था क्या? 1 से 2 घंटे, याद है? इसके लिए 1 से 2 घंटे होना चाहिए, 1 से 2 पीरियड, तो 40-40 मिनट के या 1-1 घंटे के जो भी हों, पर अधिकतम 1 से 2 घंटे यही होगा 8वीं तक के बच्चों के लिए। प्रज्ञाता गाइडलाइन में माता पिता के लिए क्या सलाह दी गई है? बच्चों को हर समय पढ़ाई के लिए प्रेरित करें, कतई नहीं हो सकता है हर समय ना, नेगेटिव है। बच्चों को अपने समय का सही उपयोग करने में मदद करें, बच्चों को हर विषय में उत्कृष्टता प्राप्त करने का दबाव डालें, नहीं हो सकता। बच्चों को स्वतंत्रता दें कि वे अपनी पढ़ाई खुद करें, ऐसा भी नहीं हो सकता है। मतलब अपनी पढ़ाई खुद करें क्यों, टीचर्स की मदद से कर रहे थे हम ऑनलाइन में, तो बच्चों को अपने समय का सदुपयोग करने के लिए कहने को ये है सही उत्तर, ठीक है। अच्छा, प्रज्ञाता गाइडलाइन के अनुसार किस प्रकार की गतिविधियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? सैद्धांतिक, व्यवहारिक, रचनात्मक और गतिविधि आधारित और परीक्षाओं पर आधारित। फिर से वही आपका वाला उत्तर हो गया यहाँ, सबसे लंबा वाला। लेकिन सबसे लंबा के अलावा देखें, उसमें कहा गया है क्रिएटिव और गतिविधि जिसमें एक्टिविटी हो, ऐसा, ठीक है, उन कामों से सीखने को कहना चाहिए।
प्रज्ञाता गाइडलाइन के अनुसार किस प्लेटफॉर्म का उपयोग ऑनलाइन शिक्षण के लिए किया जा सकता है? केवल सरकारी प्लेटफॉर्म का, केवल निजी प्लेटफॉर्म का, सरकारी और निजी का, और कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं। तो आप तो जानते हैं, चाहे हम जूम से पढ़ लें, चाहे गूगल मीट से पढ़ लें, या चाहे सरकारी दीक्षा ऐप से पढ़ लें, या सरकारी ज्ञान दर्शन चैनल से पढ़ लें, सभी का उपयोग करने को कहा गया है और वहां बताया भी गया है। प्रज्ञाता वाले में तो आपने देख ही लिया सबको। प्रज्ञाता गाइडलाइन के अंतर्गत किस प्रकार की तकनीकी सहायता का सुझाव दिया गया है? केवल उन्नत तकनीकी उपकरणों का, कम से कम तकनीकी उपकरणों का, आवश्यकता अनुसार उपलब्ध तकनीकी उपकरणों का उपयोग, तकनीकी उपकरणों का कोई उपयोग नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? समझदारी से दीजिए उत्तर। 26 का सी, आवश्यकता अनुसार जो जो उपलब्ध है। अगर ऑनलाइन लाइव टीचर की क्लास उपलब्ध है तो अच्छा, लाइव नहीं है रिकॉर्डेड है तो अच्छा, रिकॉर्डेड नहीं है कहीं और से इंटरनेट से मिल रहा है तो अच्छा, यूट्यूब से मिल रहा है तो अच्छा। और इन सब में अगर हमारे पास इंटरनेट नहीं है तो एक साधन क्या, जिसमें नॉन इंटरनेट फैसिलिटी होती है, जिसमें रेडियो और टीवी शामिल है, जहां से मिल रहा हो वहां से सीखने को कहा गया है। प्रज्ञाता गाइडलाइन के अनुसार ऑनलाइन कक्षाओं के लिए किस प्रकार की योजना बनानी चाहिए? दीर्घकालिक, अल्पकालिक, दैनिक योजना, किसी योजना की आवश्यकता नहीं है। तो उसमें कहा गया था ना कि हमें सीखने के लिए दीर्घकालिक योजना बनानी होगी। प्रज्ञाता गाइडलाइन में किस बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है? केवल शिक्षण सामग्री, छात्रों की मानसिक और शारीरिक स्थिति, केवल परीक्षाएं और केवल पाठ्यक्रम। तो आपने देख लिया केवल केवल लगा हुआ है, मैंने पहले ही बताया आपको आंसर क्या होगा, छात्रों की मानसिक शारीरिक स्थिति का। शिक्षण सहायक सामग्री, चैप्टर बदल गया, का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों का मनोरंजन, शिक्षकों की मदद करना, छात्रों की समझ को बढ़ाना, पाठ्यक्रम को कठिन बनाना। कठिन बनाना तो हो नहीं सकता, मनोरंजन हो नहीं सकता। शिक्षकों की मदद करना और छात्रों की समझ को बढ़ाना, इनमें से क्या होगा बताइए? 29 नंबर प्रश्न सी, छात्रों की समझ बढ़ाना, ठीक है उत्तर आपका। ये तो सब आपको आता है, अच्छा है, खुशी हो रही ना, ऐसा ही है। देखिए प्रश्न इसी रूप में आएंगे, अधिक से अधिक अभ्यास करना है प्रश्नों को पढ़ने का। देखिए इस बात को याद रखिएगा, वहां 2 घंटे में प्रश्न आप ही को पढ़ने हैं, रीजनिंग के भी, हाँ रीजनिंग के भी, उत्तराखंड के भी, इंडिया जीके के भी, पेडागोजी के भी, आपके अपने सब्जेक्ट के भी। उसमें पार्ट ए भी हो सकता है, पार्ट बी भी हो सकता है, जिनके सब्जेक्ट में 2 चीजें शामिल हैं, जैसे साइंस ग्रुप में फिजिक्स मैथ है, या केमिस्ट्री बायो है, या एसएसटी में चारों, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री। तो उन लोगों को अपने उन सभी चीजों को 2 घंटे में इस तरह से पढ़ करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो सही होगा। तो इसलिए मैक्सिमम पढ़ने की आदत भी डालनी है आपको, इसलिए आप इन पेपर्स को प्रिंट फॉर्म में अपने पास रख लें, उनको पढ़ने की आदत डालें। शिक्षण सहायक सामग्री का एक उदाहरण क्या है? किताबें, स्लाइड शो, वीडियो, उपरोक्त तो सभी, ये तो सभी है। शिक्षण सहायक सामग्री, वीडियो भी होती है, स्लाइड शो भी होती है, किताबें भी होती हैं। किस शिक्षण सामग्री का उपयोग गणित पढ़ाने में, ये देखिए मैथ के लिए स्पेशली आ रहा है, किया जा सकता है? फ्लैश कार्ड्स का, चार्ट का, मॉडल का, सभी का। फ्लैश कार्ड ये भी होता है, चार्ट भी होते हैं वहाँ, और मॉडल भी होते हैं वहाँ, सभी का उपयोग किया जा सकता है। 31 का आंसर हमने क्या दिया है आपको, मैं वो देख लूँ, हमने दिया है आपको डी, ठीक है, उपरोक्त सभी दिया है। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग कब किया जाना चाहिए? केवल परीक्षा के समय, पढ़ाई के दौरान, नियमित रूप से, खेल के समय, किसी भी समय नहीं। तो पढ़ाई के दौरान नियमित रूप से किया जाना चाहिए। वीडियो सामग्री का उपयोग किस प्रकार के विद्यार्थियों के लिए अधिक प्रभावी हो सकता है? इनके लिए इफेक्टिव होगा वीडियो वाला। श्रवणात्मक शिक्षार्थी, मतलब जो श्रवण बाधित है, दृष्टिगत शिक्षार्थी, स्पर्शात्मक शिक्षार्थी, उपरोक्त सभी के लिए वीडियो अच्छी होगी बता रहे हैं। इसका आंसर किसके लिए होगा? सभी के लिए अच्छी होती है क्या वीडियो? दृष्टिगत विद्यार्थियों के लिए अधिक प्रभावी हो सकती है। दृष्टिगत विद्यार्थी वीडियो सामग्री का उपयोग करें तो उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा, मतलब देख करके वहां क्या हो रहा है वीडियो से ही उनको पता लगेगा, देख करके देख नहीं सकते। तो इसमें दृष्टिगत शिक्षार्थी लिखा है, जो देखने वाले हैं। श्रवणात्मक शिक्षार्थी मतलब ये देखने में जिनको दिक्कत है उनकी बात नहीं हो रही है, जो देख सकते हैं, जो केवल छू सकते हैं उनके लिए नहीं, जो देख सकते हैं उनके लिए वीडियो उपयोगी है। ऐसा प्रश्न है, कठिन है। हम ये देखने वालों की, दृष्टिगत विद्यार्थी लिखा है, दृष्टि बाधित नहीं लिखा है, यहाँ श्रवणात्मक लिखा है, श्रवण बाधित नहीं लिखा है, तो इसका बी आंसर है। ठीक है,
आगे, शिक्षण सहायक सामग्री किस प्रकार की होनी चाहिए? कठिन और समझने में मुश्किल, रोचक और आकर्षक, केवल लिखित, और सरल और सस्ती। तो आप जानते हैं रोचक भी होनी चाहिए, आकर्षक भी होनी चाहिए। उससे आगे जाएंगे तो आपको ये भी है कि सरल और सस्ती भी होनी चाहिए, ठीक है। पर सरल और सस्ती है लेकिन रोचक और सीखने में उपयोगी नहीं है, तो ठीक है, तो 34 का आंसर बी। शिक्षण सहायक सामग्री का कौन सा प्रकार प्राथमिक कक्षाओं में सबसे अधिक प्रभावी होता है? टेक्स्ट बुक, चित्रात्मक कहानियां, शोध पत्र और तकनीकी दस्तावेज। तो बच्चों की कहानी में आपने देखा होगा चाचा चौधरी जैसे वो आते थे कॉमिक्स, तो उसमें चित्रात्मक कहानियां जो होती हैं बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रभावशाली उपयोग के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? इफेक्टिव यूज ऑफ टीएलएम के लिए क्या करना चाहिए? सामग्री को पहले खुद समझना चाहिए, सामग्री को कक्षा में सही समय पर उपयोग करना चाहिए, छात्रों की रुचि के अनुसार सामग्री का चयन करना चाहिए, और उपरोक्त सभी, ये सभी करने चाहिए। फिर पहले खुद भी देखना चाहिए, उसका उपयोग भी समय से करना चाहिए, और बच्चों की रुचि के अनुसार भी होना चाहिए। ऑडियो विजुअल सामग्री का उपयोग किस प्रकार के पाठ के लिए किया जाता है? जिसमें ऑडियो विजुअल दोनों हो। ये तो इतिहास में भी होता है, विज्ञान में भी, भाषा में भी, सभी में होता है। तो 37 का आंसर सभी, मतलब डी। 38, इंटरनेट आधारित शिक्षण सामग्री के उपयोग का एक लाभ क्या है? यह हमेशा सटीक होती है, यह हमेशा मुफ्त होती है, इसे आसानी से अपडेट किया जा सकता है, यह प्रिंट सामग्री से बेहतर है। बताएं जरा, कठिन है प्रश्न। इंटरनेट पर अवेलेबल जो इंफॉर्मेशन होती है उसका सबसे ज्यादा फायदा क्या है? ये सब चीज तो होता है, मुफ्त भी होता है, सटीक भी होता है, प्रिंट से बेहतर भी होता है, लेकिन सबसे अच्छा यह है कि इसे कभी भी अपडेट किया जा सकता है। किस प्रकार की शिक्षण सामग्री को हाथ से छूकर अनुभव किया जा सकता है? दृश्य को, श्रव्य को, स्पर्शनीय को, डिजिटल को। उसमें तो स्पर्शनीय लिखा ही है, और ये अक्सर 3D होती हैं, 3 डायमेंशनल चीजें जो होती हैं। पूछा है वहां सीटेट के एग्जाम में कि जो लोग दृष्टिबाधित होते हैं उनके सीखने के लिए कौन सी चीजें उपयोगी होती हैं? तो त्रिआयामी आकृतियां उपयोगी होती हैं। त्रिआयामी मतलब जिन चीजों को हम छू पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो स्पर्शनीय सामग्री ये इसका उत्तर होगा। शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सामग्री की लागत, सामग्री की प्रासंगिकता, सामग्री की सुलभता, और उपरोक्त सभी। ये आप जानते हैं कि ये सभी होना चाहिए, सुलभ भी होना चाहिए, प्रासंगिक भी होना चाहिए, और कम लागत वाला भी होना चाहिए। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए? बिना किसी योजना के, एक व्यवस्थित योजना के साथ, केवल शिक्षक के लिए, केवल छात्रों के लिए। तो एक व्यवस्थित योजना के साथ इसका उपयोग किया जाना चाहिए, ऐसा हम जानते हैं। बी इसका उत्तर है। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रभावी उपयोग से क्या लाभ होता है? छात्रों की एकाग्रता बढ़ती है, छात्रों की उपस्थिति बढ़ती है, छात्रों की समझ में सुधार होता है, उपरोक्त सभी। ये सभी होगा, ऐसा तो होता ही है ना। तो इसका आंसर डी है। टीएलएम का यूज करने से एकाग्रता भी बढ़ती है, उपस्थिति भी बढ़ती है बच्चों की। प्रासंगिक शिक्षा में, प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग का उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को कठिन पाठ पढ़ाना, छात्रों को अवधारणाएं स्पष्ट कराना, छात्रों की परीक्षा के लिए तैयार करना, छात्रों का मनोरंजन करना। इसका सही उत्तर बताएं। छात्रों को अवधारणा स्पष्ट कराना, कॉन्सेप्ट, ठीक है। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग कब प्रभावी नहीं होता है? इसको याद रखिएगा, मैंने कहा था नहीं को अंडरलाइन करने की आदत बनाइए। जब सामग्री प्रासंगिक नहीं होती है तब ये उपयोगी नहीं होती, जब शिक्षक सामग्री को ठीक से नहीं समझते तब, जब सामग्री सही समय पर उपयोग नहीं की जाती है तब। देखिए ऊपर ऐसा ही क्वेश्चन आया था, उसको रिवर्स करके पूछ दिया, कब यूजफुल होती है ऊपर आया था, कब अनयूज हो जाती है, यूजलेस हो जाती है। तो उपरोक्त सभी, जब टीचर ना समझे तब भी, जब बच्चे ना समझें, या उसका सही समय पर यूज ना हो, या वो रिलेवेंट ना हो टॉपिक से, तब। किस प्रकार की शिक्षण सामग्री को किसी भी समय उपयोग किया जा सकता है? मुद्रित को, सामग्री को, डिजिटल को, श्रवण को, सभी को। इन सभी को कभी भी यूज कर सकते हैं, मुद्रित को भी कर सकते हैं, डिजिटल को भी कर सकते हैं, किसी भी समय उपयोग किया जा सकता है इन सभी का। आगे देखें, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए? कारण, बिना कारण के टीएलएम का उपयोग उद्देश्य पूर्वक होना चाहिए, नियमित रूप से होना चाहिए, कक्षा के बाहर होना चाहिए। बहुत टफ है ये क्वेश्चन, इसमें 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें आप उलझ सकते हैं। अपना छांटिए तो कौन सा होगा इसका उत्तर, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है आपका हमसे। नियमित रूप से होना चाहिए, ये ना सी आंसर है, बड़ा है नहीं। हमेशा उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, उसका कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए,
तब टीएलएम यूज किया जाता है। नियमित रूप से होना चाहिए, ये तो ठीक है, नहीं भी होना चाहिए कभी तो बिना उसके भी, अगर टीचर को, बच्चों को आसानी से मेरा सेंटेंस बोलने से बात समझ में आ जाती है तो टीएलएम की क्या जरूरत है। उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। शिक्षण सहायक सामग्री का कौन सा प्रकार छात्रों को अधिक सक्रिय करता है? व्याख्यान, समूह गतिविधि, परीक्षा, होमवर्क, ये तो आप जानते हैं। इनमें से कौन सी ज्यादा सक्रिय रखता है बच्चों को? 47 का आंसर बी, समूह गतिविधियां। ठीक है, आगे सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग SST का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अकादमिक ज्ञान बढ़ाना, सामाजिक कौशल विकसित करना, शारीरिक फिटनेस सुधारना, वित्तीय प्रबंधन सीखना, तो सोशल स्किल को बढ़ाना, यही SST का उद्देश्य होता है। ये सामाजिक कौशल क्या होता है? बच्चों का आपस में व्यवहार करना, बच्चों के टीचर के साथ व्यवहार करना, बच्चों का बाकी समाज में लौट करके व्यवहार करना। ये तो हम जानते हैं, जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं उनका समाज में व्यवहार बदल जाता है, कैसे? वहीं तो उसको वो चीजें सब सीखने को मिलती हैं। इसलिए सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग यानी SST का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये देखें, इसका व्यापक उपयोग लिख दिया है। किसके लिए उपयोग होता है ये? बच्चों में सामाजिक कौशल सुधारने के लिए, पहला, वयस्कों में नेतृत्व कौशल सुधारने के लिए, बुजुर्गों में संज्ञानात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए, और उपरोक्त तो सभी के लिए ये होता है, सभी के लिए। ठीक है, बुजुर्गों में ये हम संज्ञानात्मक क्षमता बढ़ा सकते हैं, और वयस्कों में नेतृत्व की क्षमता, बच्चों में सामाजिक कौशल बढ़ा सकते हैं। ये सब के लिए SST का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग का लाभ किस प्रकार के व्यक्तियों को हो सकता है? आत्मकेंद्रित स्पेक्ट्रम विकार वाले, सामाजिक चिंता विकार वाले, सामान्य विकास वाले बच्चे, उपरोक्त सभी के लिए। तो इसका उपयोग तो सभी के लिए हो सकता है, आप जानते हैं, मतलब सभी में सोशल स्किल को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इसका आंसर है डी। ऐसे अगर सही उत्तर आ गए एग्जाम हॉल में ना, जैसे अभी आ रहे हैं आपके, तो क्या बात हो जाएगी। मतलब 30, अच्छा चलिए 28 आपके हिसाब से मान लिया, एक को उधर नेगेटिव भी मान लें, तब भी 30 हो जाए, फिर तो बात ही क्या है। आगे हम लोग ऐसे ही करेंगे। अभी अभी आपको इतना प्रैक्टिस कराएंगे कि आपको लगेगा कि आपने मेहनत की है। हम अपनी तरफ से मेहनत करने को तैयार हैं, आप जितना चाहें करें। सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग के कौन से लाभ नहीं हैं? सामाजिक कौशल में सुधार, वास्तविक जीवन में अभ्यास का अवसर, शारीरिक ताकत में वृद्धि, आत्मविश्वास में सुधार। क्या नहीं होगा इसमें से? सोशल स्किल ट्रेनिंग SST जब होता है सिमुलेटेड, शारीरिक ताकत में वृद्धि कहाँ होगी उसे? वो तो सामाजिक व्यवहार सिखा रहा है हमें, है ना, तो शारीरिक ताकत में वृद्धि नहीं होगी। किस प्रकार के सॉफ्टवेयर सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग में उपयोग किए जाते हैं? वीडियो एडिटिंग, गेमिंग और इंटरैक्टिव सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, ऑडियो इंटरैक्टिव। तो आप जानते हैं इंटरैक्टिव सिमुलेशन जहां होगा, आपसी संवाद जहां हो सकेगा वहीं ऐसा होगा। ठीक है, सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग में प्रमुख दृष्टिकोण क्या है? सैद्धांतिक शिक्षण, प्रायोगिक शिक्षण, रटकर याद करना, विश्लेषणात्मक शिक्षण। सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग का प्रमुख दृष्टिकोण क्या है? प्रायोगिक शिक्षा देना, डी नहीं है। प्रैक्टिकल, व्यवहार का प्रैक्टिकल करना, बिहेवियर का प्रैक्टिकल करना, इसका आंसर बी है। ठीक है, सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? एकेडमिक प्रदर्शन में सुधार, व्यावसायिक कौशल में वृद्धि, सामाजिक अंतःक्रियाओं में सुधार और तकनीकी ज्ञान में वृद्धि। आप जानते हैं सोशल इंटरेक्शन को बढ़ावा देता है। सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग किस आयु वर्ग के लिए उपयोगी है? बच्चे, किशोर, वयस्क, सभी आयु वर्ग के। अभी हमने देखा था सभी के लिए यूजफुल होता है ये। अच्छा, और देखें सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग में उपयोग किए जाने वाले परिदृश्य किस प्रकार के होते हैं? स्कूल परिदृश्य, कार्यस्थल परिदृश्य, सामाजिक समारोह परिदृश्य, और उपरोक्त सभी जगह पर सोशल स्किल का प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न, सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग किस प्रकार के व्यक्ति के लिए सबसे अधिक लाभदायी है? अब पूछा है किसके लिए सबसे ज्यादा लाभदायी है ये? जो सामाजिक अंतःक्रियाओं में कठिनाई महसूस करते हैं, जो शारीरिक फिटनेस में रुचि रखते हैं, जो संगीत में रुचि रखते हैं, जो विज्ञान में रुचि रखते हैं। ये तो आपको आ ही रहा है, वही सर सबसे बड़ा वाला। हाँ ठीक है, सबसे बड़ा वाला। तो हम नेक्स्ट एक टॉपिक के वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।